क्वेश्चन आंसर आज समझा रहे हैं क्लास 10th के 10वां वाला को, ठीक है? ध्यान दीजिए। चैप्टर के नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर का नाम क्या दिया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ध्यान दिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है इसका लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, है ना? भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं ना जी। ध्यान दीजिए, बाबा साहब का अगर कोई पूछे कि जन्म कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करती है और विडंबना का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन पहला यही ना है जी। ध्यान दीजिए, लेखक विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत मुद्दों पर अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, लेखक जो होते हैं ना, जैसे लेखक कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ध्यान दीजिए, तो भीमराव अम्बेडकर जी जो है ना, वो सामाजिक, मतलब जो समाज में जो आजकल विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घट रही ना, उसके बारे में वो हम लोगों को वो अवगत कराना चाहते थे, उसके बारे में हम लोगों को वो जानकारी देना चाहते थे। और सांस्कृतिक का अर्थ हो गया कि जो पुराने जमाने का जो रीति रिवाज था उसको से हम लोगों को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि उससे हम लोग को थोड़ा सा हट करके कुछ काम करें, है ना जी, जिससे हमारा समाज भी आगे बढ़ सके। राजनीतिक, और लोगों को ज्यादा राजनीतिक, जैसे गांव में नहीं कह देता है कि देखिए ना फलानवा के बेटवा ना इतना राजनीतिज्ञ हो गए ना कि लगा है कि और आगे कोई है ये ना, अपने आप के बड़का राजनीतिज्ञ समझ रहे। या व्यक्तिगत मुद्दों पर अपने विचारों, और ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्तिगत आपका मन का बात को पूछते हैं, आपके मुद्दों पर कोई विचार करने के लिए कहते हैं, तो उस पर आप खुला डिबेट कीजिए, आराम से बातचीत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेखक की नजर में विडंबना का अर्थ उपहास होता है। लेखक के नजर में विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। और यह बेरोजगारों को दर्शाता है। और यह जो है किसको दर्शाता है? तो बेरोजगारी को दर्शाता है। बेरोजगारी दर हम लोग के राज्य में, हम लोग के देश में भी कह सकते हैं, इसलिए ज्यादा है कि हम लोग जो है आज भी कहीं न कहीं जात पात में उलझे हुए हैं। यस सर। जिस दिन हम लोग जात पात से हट जाएंगे ना, उस दिन हमारा देश में आधा बेरोजगारी दूर हो जाएगा। चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? ध्यान दीजिए, तो जो उत्तर में लिखना है आप लोग को, जो जातिवाद के पोषक हैं वो उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन अति आवश्यक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसे मान लेने में कोई बुराई नहीं है। यानी जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक समय में भी, आजकल के समय में भी, ध्यान दो इधर, आजकल के समय में भी लोग जो हैं वो जात पात के अनुसार कार्यक्रमों का बंटवारा करना चाहते हैं, है कि नहीं? यस सर। और जो ये कहीं से भी उचित है जी? नहीं, ये कार्यक्रम के अनुसार जिसको जो काम करने में मन लगता हो, इच्छा करता हो, उस आदमी को वही काम करना चाहिए, है ना जी? यस सर। नहीं कि आपको मन नहीं लग रहा उस काम को करने में और आपको जबरन उस काम में घसीटा जा रहा है ना? तो उस स्थिति में आपका मन, मियाज, दिल, दिमाग ये सब जो है वहां पर काम नहीं करता, है ना जी? ये सच्चाई है। अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर प्रमुख आपत्तियां क्या है? ध्यान दीजिए, तो जातिवाद में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप लिए हुए है।
जाति प्रथा किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप लिए हुए है। और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि लोगों के बीच में ऊंच नीच का तकरार भी करा देती है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं ना जो ये सोचते हैं कि हम उच्च जाति के लोग हैं, है ना, फलाना निम्न जाति के लोग हैं तो हमसे नीचे रहेगा। लेकिन ये जो है वो आदमी का भ्रम है ना। हो सकता है कि आप उच्च जाति के लोग हैं और आपके यहाँ जो है अच्छे ढंग का खाना ना बन रहा हो, आपके यहाँ लोगों को आवश्यकता की पूर्ति न हो रहा हो, है ना। और अगर कोई निम्न जाति के ही व्यक्ति है और वो अपना एक सुखी संपन्न परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, तो इसीलिए कहा गया है कि हम लोगों को जात पात को भूलना पड़ेगा और जात पात से उठ करके आगे आकर के बढ़ करके हम लोगों को काम को करना होगा, तभी हम लोगों का समाज एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा, है ना। ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आ गया चौथा। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? ध्यान दीजिए। तो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह स्वाभाविक और उचित नहीं होगी, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के हिसाब से नहीं है। ध्यान दीजिए। अगर आपको मान लिया जात पात के हिसाब से काम का बंटवारा कर दिया जाए तो क्या वो आपके इच्छा के अनुसार काम का बंटवारा हुआ? नहीं, बल्कि वो यही कहा जाएगा कि जो आपका बाप दादा परदादा छरदादा नरदादा है ना जो काम को कर रहे थे वही काम को आज आपको भी करना पड़ रहा है, और ये कहीं से भी कतई भी उचित नहीं है। सोच लीजिए, है ना। क्योंकि उस स्थिति के काम में हो सकता है कि आपका दादा का मन लग गया होगा, है ना, आपको मन न लगता होगा, तो बहुत तरह की बातें हो जाती है कि नहीं। ऐसा उचित नहीं होगी, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के हिसाब से नहीं है। जिसमें व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के अनुसार काम का बंटवारा भी कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए। भले ही उस व्यक्ति को उस कार्य में मन लगता हो या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां है। जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है ना जी। ध्यान दीजिए। तो आजकल के युग में भी उद्योग धंधों की प्रक्रिया और आज तकनीकी में निरंतर बदलाव आता जा रहा है, और ऐसे हालात में मनुष्य को पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है ना। जैसे मान लिया जाए आप कोई बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस आपका नहीं चलता है, तो आप उस बिजनेस को चेंज करके कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हैं ना जी, कर सकते हैं। लेकिन पहले लोगों को ऐसा अनुमति नहीं दिया जाता था। अब जो बिजनेस पहले था कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं वही बिजनेस आपको करना होता था। आपका वो बिजनेस भले ही ना चले और उसके वजह से आपको भूखा प्यासा जान गंवाना पड़े तो गंवा सकते थे, लेकिन आप वो बिजनेस को चेंज नहीं कर सकते थे, बदल नहीं सकते थे। ध्यान दीजिए। ऐसे हालात में मनुष्य को पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, अन्यथा भूखे मरना पड़ सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती। ध्यान दीजिए। इसी कारण जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन 6ठा है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने विशेषताओं को आवश्यक माना है। ध्यान दीजिए। तो बताया गया है लेखक का मतलब लेखक का इसका लेखक का नाम क्या चाहिए आप लोग बताइए, फिर से बोलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए जाति विहीन समानता मूलक समाज की स्थापना पर बल देना चाहिए। ध्यान दीजिए। हमारे लेखक साहब जो हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनका मानना है कि हम लोगों को जात पात जब तक समाज में रखिएगा ना तब तक हम लोगों का समाज ना तो आगे बढ़ सकता है ना उससे बढ़ करके कोई काम को
कर सकता है, उससे आगे आकर के कोई काम को कर सकता है। और हम लोगों को एक ऐसा समाज का स्थापना करना पड़ेगा ना कि जिसमें कोई ना कहे कि हम फलना जाति हुई फलना जात हो। जात पात से हम लोग को हटना बहुत जरूरी हो गया है और आपस में भाईचारे का बंधन होना चाहिए, है ना। और कोई ना कहे कि तू निम्न जाति का है, उच्च जाति का है, मध्यम जाति का है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम सभी लोगों को ये सोचना है कि हम सभी के सभी आपस में भाई हैं, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप एक हिंदू का भी हाथ काट करके देखिए, उसका भी ब्लड लाले निकलता है, और जो मुस्लिम होता है उसका भी हाथ का ब्लड लाल ही निकलता है, नहीं। तो देखिए जब दोनों का ब्लड सेम है, जिसके माध्यम से हम लोग का शरीर का पूरा परिघटनाएं घटती है, पूरा घटनाएं घटती है, और वो अगर सेम है तो फिर हम आप भेदभाव करके क्या करिएगा। हमको आपको भेदभाव करने से कोई फायदा होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए सच्चे लोकतंत्र के लिए सिर्फ शासन की पद्धति ही नहीं है, बल्कि सामूहिक दिनचर्या के लिए भी एक पद्धति है। ध्यान दीजिए, सामूहिक दिनचर्या का मतलब हो गया कि हम लोगों को जिस तरह से जीवन जीना चाहिए उस तरह से हम लोग जीवन नहीं जीते हैं, और हम लोग जो है एक सामूहिक दिनचर्या के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। दिनचर्या का मतलब हो गया कि किसी प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। गरीब हैं तो गरीबी तरह ही जिंदगी जी रहे हैं, अमीर बनने की चाहत नहीं रख रहे हैं।